नेक्स्ट हेडिंग स्टार्ट करते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर nth हाफ लाइफ। इसको डिनोट करते हैं CN से। ठीक है, C और नीचे में N। यही हो गया कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर nth हाफ लाइफ। देखते हैं क्या होता है। हम लोग जीरो ऑर्डर का जब डेरिवेशन किए तो उस समय देखे कि फॉर हाफ लाइफ CT इक्वल टू C0/2। उसी तरह जब फर्स्ट ऑर्डर के लिए जब डेरिवेशन किए तभी भी देखे फॉर हाफ लाइफ CT इक्वल टू C0/2। तो इससे क्या पता चला कि एक हाफ लाइफ के बाद जो कंसंट्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, C0/2 हो जाएगा। मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाएगा। तो इनिशियल कंसंट्रेशन हम लोग C0 मान रहे हैं, तो एक हाफ लाइफ के बाद क्या हो जाएगा, C0/2 हो जाएगा। तो अगर तुमसे पूछे कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर वन हाफ लाइफ, ठीक है, वन हाफ लाइफ के बाद कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे, C0/2। इनिशियल कंसंट्रेशन C0 ले रहे हैं ना, उसीलिए एक हाफ लाइफ के बाद कंसंट्रेशन C0/2। अगर टू हाफ लाइफ के बाद करें तो इसका भी आधा हो जाएगा, है ना। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टू हाफ लाइफ क्या हो जाएगा, C0/2 का स्क्वायर। C0/2, अब बाई टू, तो C0/2 का स्क्वायर बोल दो या C0/4 बोल दो। अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर थ्री हाफ लाइफ बोले तो क्या बोलेंगे, C0/2 पे पावर 3। इस तरह से करते करते अगर तुमसे पूछे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर nth हाफ लाइफ, है ना, फर्स्ट वन हाफ लाइफ, टू हाफ लाइफ, थ्री हाफ लाइफ, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर nth हाफ लाइफ तो क्या हो जाएगा, C0/2 पे पावर n। और यही तो हम लोग पढ़ रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर nth हाफ लाइफ। तो क्या बोल देंगे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर nth हाफ लाइफ को डिनोट कैसे से करते हैं, Cn से। तो Cn इक्वल टू क्या हो जाएगा, C0, नीचे में 2 पे पावर n है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इनटू 1/2 पे पावर n। अरे इसी को लिखे हैं, C0 इंटू 1/2 पे पावर n। तो तुमसे कोई पूछेगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर nth हाफ लाइफ को डिनोट क्या चीज से करते हैं, तो क्या बोलोगे, Cn से। Cn इक्वल टू क्या होता है, तो C0 इंटू हाफ पे पावर n होता है। ठीक है, अच्छा, C0 क्या है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन। C0 यहाँ पे क्या है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन है। और n क्या है, एक बार थोड़ा बोल के देखो मन में कि n क्या है ना। बहुत लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझता है, क्योंकि पीछे से रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन पे पावर n, n को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लेकिन यहाँ n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं है, यहाँ पे n नंबर ऑफ हाफ लाइफ है। अरे वन हाफ लाइफ, टू हाफ लाइफ, थ्री हाफ लाइफ, n हाफ लाइफ, तो ये क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ है। तो तुमसे पूछेगा यहाँ पे n क्या है, तो क्या बोलोगे, नंबर ऑफ हाफ लाइफ है। अच्छा, नंबर ऑफ हाफ लाइफ कैसे निकालेंगे, तो टोटल टाइम क्वेश्चन में दिया रहेगा वो, अब बाई टाइम ऑफ वन हाफ लाइफ, टाइम ऑफ वन हाफ लाइफ, यही हो जाएगा। ठीक है, n निकालने का। तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे ना, हाउ मच रिएक्टेंट रिमेन्स आफ्टर इतना टाइम, तो तुम समझ जाना कि Cn पूछ रहा है। हाउ मच रिएक्टेंट रिमेन्स आफ्टर इतना टाइम, तो क्या समझ जाना कि Cn पूछ रहा है। बस लगा देना फॉर्मूला, Cn इक्वल टू C0 इंटू हाफ पे पावर n। n क्या होता है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। नंबर ऑफ हाफ लाइफ कैसे निकलता है, टोटल टाइम बाय टाइम ऑफ वन हाफ लाइफ। ठीक है, तो डेरिवेशन बिल्कुल भी ये सब चीज नहीं बार बार पढ़ेंगे, सीधे याद रखेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर nth हाफ लाइफ डिनोट कैसे करते हैं, Cn। Cn का फॉर्मूला Cn इक्वल टू C0 इंटू हाफ पे पावर n। n क्या होता है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। नंबर ऑफ हाफ लाइफ इक्वल टू क्या, टोटल टाइम बाय टाइम ऑफ वन हाफ लाइफ। इसका क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो, ए रिएक्शन A से P फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक
कोई रिएक्शन ए से पी है जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक है, द हाफ लाइफ ऑफ सब्सटेंस इज कितना, 10 सेकेंड, हाफ लाइफ है 10 सेकेंड, ठीक है। एंड इनिशियल कंसंट्रेशन इज 2.56 मोलर, इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब सी नॉट 2.56 मोलर है, ठीक है। व्हाट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिमेन्स आफ्टर 40 सेकेंड, मतलब टोटल टाइम, टाइम कितना दिया हुआ है, 40 सेकेंड दिया हुआ है, और 40 सेकेंड के बाद बोल रहा है कि व्हाट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिमेन्स, कितना बचेगा। जैसे ही तुमसे ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछे ना, व्हाट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिमेन्स आफ्टर, समझ जाना कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर एन हाफ लाइफ पूछ रहा है, ठीक है। अब इसके आगे तुम जानते हो फार्मूला, तो पॉज करके इतना पे अपने से बनाओ और उसका फाइनल आंसर मिलाना, ठीक है ना। चलो हम लोग देखते हैं आगे क्या हो जाएगा। सी एन पूछ रहा है, तो सी एन इक्वल टू सी नॉट इंटू हाफ पे पावर एन, तो पहले सबसे पहले क्या निकालेंगे, एन, तो एन इक्वल टू क्या होता है, टोटल टाइम बाई टाइम ऑफ वन हाफ लाइफ, टोटल टाइम कितना दिया हुआ है 40, टाइम ऑफ वन हाफ लाइफ कितना दिया हुआ है 10, तो ये कितना हो गया 4। अब फॉर्मूला लगा देंगे सी एन का, सी एन इक्वल टू सी नॉट इंटू हाफ पे पावर एन, है ना। चलो तो सी नॉट कितना डाल देंगे 2.56 इंटू हाफ पे पावर एन, एन कितना है 4, तो 2.56 इंटू 2 पे पावर 4 मतलब कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 16 का तुम जानते हो अगर पॉइंट हटाओगे तो बाई 100 होगा, 16 का स्क्वायर होता है ना 256, तो 16 से 16 बार में कटेगा, अब बाई 100 है तो 0.16 यूनिट क्या हो जाएगा मोलर, यही हो गया आंसर, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, जैसे ही क्वेश्चन देखे व्हाट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिमेन्स आफ्टर इतना, समझ जाएंगे सी एन पूछना चाह रहा है, सी एन इक्वल टू क्या होता है सी नॉट इंटू हाफ पे पावर एन, तो पहले एन निकाल लिए फिर सी एन निकाल लिए। इसी का अल्टरनेट मेथड भी है, इस टाइप का क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है। अगर ये पढ़ के अगर व्हाट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिमेन्स आफ्टर बोल रहा है ना, ये पढ़ के अगर चमक जाए कि हाँ सी एन पूछ रहा था, तो ऐसे बना दो। बाय द वे ना चमके तो एक और मेथड है, जैसे टी हाफ दिया हुआ है 10 सेकेंड, सी नॉट दिया हुआ है 2.56, टाइम दिया हुआ है 40 सेकेंड, और तुमसे क्या पूछ रहा है सीटी पूछ रहा है, तुमसे क्या पूछ रहा है सीटी पूछ रहा है। तुम जानते हो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए K इक्वल टू 1/T ln सी नॉट बाई सी टी होता है, तो तुम क्या करोगे टी हाफ इक्वल टू ln 2/K 0.693/K जब लगाओगे तो K निकल जाएगा, और जैसे ही K निकल जाएगा उसके बाद फार्मूला लगा दोगे K इक्वल टू 1/T ln सी नॉट बाई सी टी। K तुमको पता हो निकाले हुए हो, K पुट करोगे 1 टाइम, टाइम कितना दिया हुआ है 40 है ना, ln सी नॉट कितना दिया हुआ है 2.56, अब बाई सी टी निकालना है, वो एल को लॉग में कन्वर्ट करोगे 2.303 से मल्टीप्लाई करके, फिर लॉग 2.56 बाई सी टी को अकेले करोगे, पूरा एक तरफ ले जाके सॉल्व करोगे, और जब लॉग 2.56 बाई सी टी का वैल्यू आ जाएगा तो 2.56 बाई सी टी इक्वल टू एंटी लॉग लेना होगा, एंटी लॉग जैसे ही लोगे 2.56 बाई सी टी आ जाएगा, उससे तुम सी टी निकाल लोगे। सुनने में थोड़ा अटपटा लगा है लेकिन बनाएंगे तो स्मूथली बनेगा। हाँ ये है कि इजीली पकड़ लेते हैं, थोड़ा सा उसमें सॉल्विंग ज़्यादा करना होगा, लेकिन क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से जो चमक जाए उससे बना सकते हैं। अगर मान लो ये ना चमके तो ठीक है यार, टी हाफ से के निकाल लो, के इक्वल टू 1/T ln सी नॉट बाई सी टी निकाल लो, उससे सी टी निकाल लो, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यहाँ पे P साइलेंट है, PSEUDO है ना, P साइलेंट है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, जैसे देखो कोई दो रिएक्टेंट है, ठीक, इससे कुछ प्रोडक्ट बना, अब जब प्रोडक्ट बना तो इसका रेट लॉ लिखे R इक्वल टू के इंटू पहला का रिएक्टेंट और उस पर पावर 1, पीछे कुछ नहीं है एलिमेंट्री रिएक्शन एज्यूम करके कर रहे हो तो पावर 1, फिर दूसरा का रिएक्टेंट उस पर पावर 1। तो अगर तुमसे अभी कोई पूछेगा कि ऑर्डर कितना था, क्या बोलोगे 2 बोलोगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में तुमको दिया हुआ है कि एक का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, एक का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो जिसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है रेट ऑफ रिएक्शन उस पर डिपेंड नहीं करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन उस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो जो रेट लॉ लिखे हुए हो तुम, जिसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, जो एक्सेस अमाउंट में है, उसको इग्नोर कर दोगे तो खाली एक ही ना बचेगा, तो उस केस में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो उसको हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे। तो तुमसे कोई पूछे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसको बोलते हैं, तो कोई रिएक्शन में एक का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है और रेट ऑफ रिएक्शन उस पर डिपेंड नहीं करे। फिर से एक बार सोचो, किसी रिएक्शन में
एक रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कंपेयर करके ही बोलते हैं, ऐसा नहीं कि अपने से ही बहुत ज़्यादा हो गया। अरे यार, दूसरे के रेस्पेक्ट में कंपेयर करके बोलते हैं, है ना। जैसे एक मान लो तुमको 0.1 दिया हुआ है, ठीक है, 0.1 दिया हुआ है, और दूसरा तुमको दिया हुआ है 10⁵, तो यार 0.1 के रेस्पेक्ट में 10⁵ बहुत ज़्यादा है, 10⁵ काफ़ी ज़्यादा है, तो इसका कंसंट्रेशन एक्सेस है, तो इस पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करेगा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। डिफिनेशन लिखते हैं, इफ वन रिएक्टेंट is present in excess amount and rate of reaction does not depend on that reactant, then such type of reaction is called pseudo first order reaction, pseudo first order reaction। ठीक है, तो इसका कंसेप्ट दिमाग में रखना है, लैंग्वेज तो याद कर ही लेना है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछता है, लेकिन कंसेप्ट दिमाग में रखना है कि कभी भी अगर दो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन दिया रहे, एक का अगर ज़्यादा रहे एक का कम रहे, तो ज़्यादा वाला पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता है, बस उसी से पकड़ लेंगे कि हाँ ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए पूरा फॉर्मूला वही लगाते हैं जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए लगाते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे CH3 COO C2H5, ये हो गया ईस्टर। क्या हो गया, ईस्टर। इसका हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं। हाइड्रोलाइसिस मतलब क्या होता है कि किसी भी सब्सटेंस में पानी मिला देना है, इसी को क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। अब इसका प्रोडक्ट बनाते हैं। जब प्रोडक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, देखो भाई ये ईस्टर है, ईस्टर को पहले ना कभी भी प्रोडक्ट बनाने, क्योंकि ये ऑर्गेनिक में भी काम आता है ना प्रोडक्ट बनाने का। अभी जैसे मान लो कि डायरेक्ट हम लिखवा दे, तुम रट लिए, इसका स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कब बोलेगा तो चलो ठीक है, डिफिनेशन लिख दोगे, एगो रिएक्शन लिख दोगे, एग्जाम्पल लिख दोगे, हो गया काम। लेकिन ऑर्गेनिक में कितना रटोगे, कितना रिएक्शन रटोगे, फिर वही बच्चा बोलता है कि ऑर्गेनिक बहुत फालतू है, केमिस्ट्री बहुत फालतू है। तो रटना नहीं है, समझना है। ठीक है, तो थोड़ा देखो बुआ, ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, तो तुम क्या करोगे ना, सबसे पहले ईस्टर को ओपन करोगे, है ना, एग्जाम में रफ में ओपन करना है, अभी फेयर कॉपी में लिखना है इसी के नीचे कि ईस्टर का जैसे ओपन कर रहे हैं ना उसी तरह से, और एकदम दिमाग में बैठा लेना है कि हाँ ये प्रोसेस होता है। एक बार प्रोसेस बैठा लिया ना, तो कभी भी ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस कराना होगा ना, कोई भी ईस्टर का, अरे ईस्टर खाली यही थोड़े ना होगा, ईस्टर का मेन फॉर्मूला होता है आर ई, आर मतलब अल्काइल ग्रुप है, COO, और फिर ये आर अल्काइल ग्रुप है, तो RCOOR ये जनरल फॉर्मूला होता है। तो RCOOR में खाली यही थोड़ा ना, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, यहाँ पे भी C2H5 हो सकता है, मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, तो ये जनरल फॉर्मूला। लेकिन एक बार अगर पैटर्न बैठा लिया कि कोई भी ईस्टर रहेगा तो इसी तरह से हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, तो तुम खूब आराम से प्रोडक्ट लिख सकते हो। तो पैटर्न बैठाना है कि किस तरह से कैसे प्रोसेस कर रहे हैं हम लोग कि प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये नहीं कि रट लेना है। तो एक रट लोगे, फिर दूसरा पूछेगा उसको कितना रटोगे जी। ठीक है, तो देखो इसको हम लोग ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले CH3, ठीक, उसके बाद क्या है CO, तो सिंगल बॉन्ड है ना, CO मतलब का थी डबल बॉन्ड हो, है। कोई बोलेगा अगर सर कैसे पता चला, एक तो ये वो बच्चा पूछेगा जो 11 क्लास में बिल्कुल भी नोमेनक्लेचर नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा है वो बच्चा। और बाय द वे कोई नहीं पढ़े तो नहीं घबराइए ना, बार बार इसी को देख के, इसी को ऐसे ही करके स्टेप बाय स्टेप सीख लीजिए, ठीक। और जो पढ़े होंगे उनको तो जानते होंगे कि हाँ इसी टाइप से ओपन करते हैं, ठीक है ना। तो CH3 लिख दिया, फिर बीच में सिंगल बॉन्ड, और CO कभी भी रहेगा, ऐसा नहीं कि यहाँ कभी भी रहेगा CO, तो C डबल बॉन्ड हो, और फिर क्या है O, तो देखो फिर O, और फिर क्या है C2H5, तो देखो C2H5, ये इसको ओपन करके लिख दिए, ठीक है। कोई भी ईस्टर रहेगा ऐसे ही ओपन करके लिखना। अब इसका हाइड्रोलाइसिस करा रहा है, हाइड्रोलाइसिस कराता है तो तोड़ता है ना, तो ये टूटेगा, तो सर कहाँ से टूटेगा, तो ये जो ऑक्सीजन है ना, इसका या तो इस साइड से तोड़ दो या तो इस साइड से तोड़ दो, दोनों में से कोई भी साइड से तोड़ सकते हो। मान लो अभी हम यहाँ से तोड़ रहे हैं, हाँ यहाँ से तोड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से तोड़े इसका मतलब क्या, CH3 C डबल बॉन्ड हो इस साइड और C2H5 हो उस साइड,
फिर से एक बार CH3 C डबल बॉन्ड इस साइड आ गया और C2H5O उस साइड आ गया, है ना। तो क्या देख रहे हैं बुआ कि ओके उस साइड से भी तोड़ते हैं तभी भी प्रोडक्ट सेम बनता है, ऐसा नहीं सोचते कि प्रोडक्ट डिफरेंट बनेगा। तुम लोग तोड़ के देखना भी बाद में, पहले एक तो सीख लो यार, एक के बारे में पूरा दुनिया नहीं तोड़ने लगो, एक 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 तरफ से सीख लो, ठीक। तो अब क्या है, इस साइड में क्या आ गया CH3CO, तो CH3 है ना, सी डबल बॉन्ड ओ को क्या बोलते हैं CO। अरे भाई यहाँ CO लिखा था तो तुम ओपन किए थे कि नहीं सी डबल बॉन्ड ओ, तो सी डबल बॉन्ड ओ लिखा हुआ है तो क्या लिख दिए CO। अच्छा, जब भी तुम बॉन्ड तोड़ोगे तो कोई एक जगह प्लस आएगा कोई एक जगह माइनस आएगा, क्योंकि बॉन्ड जब टूटता है तो एक जगह प्लस एक जगह माइनस आता है। अब बात है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटा है ना, अब यहाँ बॉन्ड टूटा है, कोई कोई अन्य अन्य प्लस माइनस देने लगता है, ध्यान देना। ये वाला बॉन्ड टूटा है तो इसी दोनों में से, कार्बन और ऑक्सीजन में से एक जगह प्लस आएगा एक जगह क्या आएगा, माइनस आएगा। तो कार्बन और ऑक्सीजन में से कहाँ पे प्लस कहाँ पे माइनस, ठीक है। तो तुम ना जानते हो कि ऑक्सीजन ना ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, उसीलिए ऑक्सीजन पे क्या आएगा माइनस और कार्बन पे प्लस। अगर नहीं जानते हो तो थोड़ा ध्यान से सुनो। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एक लाइन से याद है ना। पीरियडिक टेबल में एक तरफ से होता है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मतलब लेफ्ट टू राइट होता है पीरियडिक टेबल में, और लेफ्ट टू राइट में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ता है। तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन में राइट में ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा, मतलब ऑक्सीजन निगेटिव हो जाएगा। तो ऑक्सीजन निगेटिव और कार्बन का थी पॉजिटिव, तो कार्बन पे क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा। जब कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा तो पानी का कौन मिलेगा, माइनस वाला, पानी उधर टूटेगा H प्लस OH माइनस। तो ये कार्बन पे प्लस चार्ज आया तो पानी का OH माइनस आएगा, तो यहाँ पे OH लग जाएगा, ठीक है, प्लस। अभी ये हो गया ये कंप्लीट। अब इस साइड में बोलो, इस साइड वाला क्या है, C2H5O, C2H5O, है ना। और कोई कोई फिर टेंशन ले लेता है कि सर ये तो OC2H5 लिखा हुआ है और आप लिख रहे हैं C2H5O, ठीक है। ऑर्गेनिक में दोनों लिख सकते हैं, ये C2H5O ऐसे भी लिख सकते हैं, C2H5O ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 इस तरह से भी लिख सकते हैं, CH3 इस तरह से भी लिख सकते हैं। ध्यान रखना ऑर्गेनिक में बोले हैं, ये नहीं कि आज से मैंगो ऐसे लिखते थे तो अब ऐसे लिखना, बोलना सर बताया है कि मैंगो ऐसे लिखो, नहीं, ये नहीं, ऐसे नहीं कर सकते हैं। ऑर्गेनिक में कोई कंपाउंड लिख रहे हैं तो C2H5O इस तरह से, इसको भी C2H5O पढ़ेंगे, इसको भी C2H5O पढ़ेंगे, इसको भी CH3 पढ़ेंगे, इसको भी CH3, तो दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे भाई, इसको OC2H5 ना बोल के क्या बोलेंगे, C2H5O बोलेंगे। अच्छा, C2H5O जब बोल रहे हो तो O पे क्या है, माइनस चार्ज, तो पानी का कौन आ जाएगा, प्लस चार्ज, पानी का प्लस चार्ज वाला कौन है, H प्लस, तो H आ जाएगा, तो ये H आ गया, तो यही प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। देखो रटना नहीं, कोशिश करना समझने का, समझ लोगे क्योंकि फिर आगे ऑर्गेनिक भी पढ़ना है, नहीं समझेंगे तो फिर वहाँ पे कैसे होगा। और अगर एक बार समझ लिए तो इतना बार आता है प्रोडक्ट बनाने कि खूब अच्छे से कभी भी स्टर रहेगा धर के खोल दो, ठीक। उसके बाद O के किसी तरफ बॉन्ड तोड़ दो, और उसके बाद बस जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस वाला लगाओ पानी का, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस वाला लगाओ, प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। तो ये हो गया हाइड्रोलाइसिस, पानी जब कोई चीज में मिला के तोड़ते हैं तो हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं, तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर इसका रेट लॉ लिखे तो रेट लॉ क्या हो जाएगा, R इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ CH3 COO C2H5, ठीक। अब पावर पीछे में कुछ नहीं है, मतलब 1 अंडरस्टूड है, एलिमेंट्री रिएक्शन एज्यूम करके चलते हैं। कुछ ऐसा एग्जाम्पल्स होता है जिसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फिक्स होता है, जो तुम याद भी किए हुए पीछे, जैसे H2 प्लस Cl2 से 2HCl, तो तुम याद किए हुए R इक्वल टू K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ H2 पे पावर 0 Cl2 पे पावर 0, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन था। उसी तरह H2 प्लस I2 से 2HI, तो तुम फ्रेम बनाए हुए R इक्वल टू K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ H2 पे पावर 1 I2 पे पावर 1। उसी तरह अगर कभी ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस होता है तो जो इसके पीछे में 1 है वही ऑर्डर में आता है, ठीक है, 1। अब बात है सर आप H2O क्यों नहीं लिखे, H2O पे पावर भी 1 लिखते, कैसे पता चल गया कि H2O एक्सेस अमाउंट में है? यहाँ तो कंसंट्रेशन बोला नहीं है, आप तो डिफिनीशन में बोले हैं कि एक का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो एक का कंसंट्रेशन बहुत कम हो, तो ज़्यादा वाला रेट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पे कैसे पता चला कि पानी ज़्यादा है, तो पानी जब कोई भी चीज़ में यूज करते हैं तो एक्सेस अमाउंट में ही यूज करते हैं, एक्सेस अमाउंट में ही यूज करते हैं, है ना। जैसे अगर पानी से तुम मुंह धोते हो तो जब मुंह धोते हो तो ऐसा नहीं कि हाँ इतना पानी में
250 ml पानी में मुंह धो लेना है, एकदम पचका के इधर मारते हो इधर उधर खूब पानी बर्बाद करते हो, तो पानी एक्सेस अमाउंट में ही यूज होता है ना। जब आदमी मम्मी जब कपड़ा धोती होगी तो उस केस में भी एकदम धर के खूब पानी यूज करती होगी, तो पानी एक्सेस अमाउंट में यूज हो रहा है। लेकिन वही पेट्रोल कभी एक्सेस अमाउंट में नहीं देखते हो यूज करते हुए, ऐसा नहीं पेट्रोल पंप पे जाते हो कि इधर उधर छीट दिया पेट्रोल, नहीं, वो पेट्रोल जो है ना लिमिटेड अमाउंट, क्यों, क्योंकि वो महंगा है, ये फ्री का माल है, उसीलिए एकदम आराम से जितना मन करे यूज करते रहता है आदमी। तो ईस्टर का जब हाइड्रोलाइसिस कराया गया तब पानी एक्सेस अमाउंट में यूज हुआ, है ना। पानी कभी भी रहे ना, किसी का जब हाइड्रोलाइसिस कराना हो तो वो एक्सेस अमाउंट में ही रहता है, और एक्सेस अमाउंट मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो यहाँ पे खाली ऑर्डर 1 ही ना हो जाएगा, तो ये ऑर्डर जो 1 होगा इसका एक्सेस अमाउंट में रहने के कारण होगा, इसीलिए इसको स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे। बहुत बार तुमको क्वेश्चन पूछता है डिफाइन स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो तुम क्या करना, डिफिनीशन लिख देना, एक एग्जांपल लिख देना, नीचे में रेट लॉ लिख देना। ये नहीं, ये तो समझाने के लिए लिखे हैं, फेयर कॉपी में तो लिखोगे, लेकिन एग्जाम में अगर पूछेगा तो इसके बाद सीधे रेट लॉ लिख दोगे, ठीक है। अब बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछ देता है कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर इज कॉल्ड, 4 को ऑप्शन दिया रहता है, तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टिक कर देना, ठीक है भाई। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। देखो, फॉर ए रिएक्शन A + B से P, the initial concentration of A is 0.0025 मोलर and initial concentration of B is 1 मोलर। चलो इतना पढ़े तो क्या चमका कि A का इनिशियल कंसंट्रेशन 0.0025 है और B का इनिशियल कंसंट्रेशन 1 मोलर है। क्या पता चला, अरे 0.0025 जो है ना 1 के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा है, इसका मतलब B एक्सेस अमाउंट में हो गया, और B एक्सेस अमाउंट में हुआ मतलब स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तुमको कहीं लिखा नहीं रहेगा कि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्वेश्चन पढ़ के समझना होगा, इसीलिए तो उस समय से बोल रहे हैं कि कंसेप्ट दिमाग में रखो कि एक का एक्सेस अमाउंट में रहेगा। अब एग्जाम्पल, पिछला वाला एग्जाम्पल बताया तो वहां पे पानी था, तो भाई पानी एक्सेस अमाउंट में यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे कंसंट्रेशन दिया A और B, तो इसमें तुमको कैसे पता चलेगा कि पानी कौन है, तो इसके इसमें कंसंट्रेशन दिया हुआ है, तो कंसंट्रेशन दिया हुआ है तो देख रहे हो A का बहुत कम है, B का बहुत ज्यादा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन B पे डिपेंड नहीं करेगा, तो कौन सा ऑर्डर हो जाएगा, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे 20% ऑफ A डिकम्पोज आफ्टर 10 सेकेंड, फाइंड रेट कांस्टेंट K पूछ रहा है, ठीक है। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए फर्स्ट ऑर्डर वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे, तो K इक्वल टू क्या, 1/T ln C0/Ct। तो पहले हम लोग C0 Ct T इस सब का जुगाड़ कर लेते हैं, फिर फॉर्मूला लगाएंगे। तो C0 क्या हो जाएगा, 0.0025, इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ है ना, तो 0.0025 मोलर हो जाएगा। 1 को तो देखेंगे भी नहीं, क्योंकि रेट तो उस पर डिपेंड ही नहीं करेगा, है ना भाई। चलो अब Ct क्या हो जाएगा, तो क्या बोला है 20% डिकम्पोज हो गया, है ना। तो पहले कितना है 0.0025, इसमें से डिकम्पोज कितना हो गया 20%, मतलब 20/100, कितना का 20% है, 0.0025 का 20%। तो Ct क्या बचा था, पहले था 0.0025, अब 20% डिकम्पोज हो गया, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो उतना बच जाएगा। मेरे पास 100 रुपया है और 100 रुपया का 20% खर्च हो गया, तो कितना बचा था, कैसे लिखते हैं, 100 माइनस 20% खर्च हुआ था 20/100, कितना का 20% है, इंटू 100, तब नहीं 100 से 100 कट जाएगा, तो 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, है ना। अगर सीधे तुम ऐसे कर दोगे, कुछ लोग सोच रहे थे सर यहाँ पे 0.0025 क्यों किए, ये तो ठीक किए कि चलो था, अब फिर 20% डिकम्पोज हुआ था 20/100 कर देते सीधे, इंटू 0.0025 क्यों किए, अरे यार नहीं करेंगे तो कैसे निकलेगा। अगर तुम सीधे ऐसे लिखते हो 100 अब माइनस 20% डिकम्पोज, खाली 20/100 कर दे, अरे कितना का 20%, ये भी तो लिखना होगा ना जी, तब नहीं कटेगा, तो 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो पहले हम लोग के पास 0.0025 था, बाद में 20% डिकम्पोज हुआ, तो Ct ये वाला वैल्यू हो गया। अभी दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, 0.0025, ठीक है। ये 20 से ही 5 बार में काटेंगे, 0.0025 कॉमन आ गया, तो यहाँ से क्या बचा 1, अब माइनस यहाँ से 0.0025 कॉमन लिया तो 1/5, ठीक है। तो ये क्या हो गया 0.0025 इंटू LCM लेंगे 5, तो 5 माइनस 1 4/5, ये तुम्हारा आ गया Ct। अच्छा, और टाइम कितना दिया हुआ है, 10 सेकेंड दिया हुआ है, टाइम 10 सेकेंड दिया हुआ है,
तो सी नॉट भी लिख दिए, सी टी भी लिख दिए, टाइम भी लिख दिए, और 1 को खत्म कर दिए, उसका जिक्र ही नहीं किए कहीं पे। क्यों? क्योंकि वो एक्सेस अमाउंट में था, एक्सेस अमाउंट को इग्नोर करके ही चलते हैं। बस वो खाली इतना बताने के लिए आया था कि हाँ देखो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है भाई, चलो अब फॉर्मूला लगा देते हैं। के इज इक्वल टू 1/t ln सी नॉट बाई सी टी। ठीक, 1 टाइम कितना डाल देंगे 10, है ना, ln को log में करेंगे तो 2.303, हाँ, log सी नॉट, सी नॉट कितना डालेंगे 0.0025, अब बाई सी टी कितना डालेंगे 0.0025 इंटू 4, अब बाई 5, तो 5 कहाँ चला जाएगा ऊपर। कोई कोई को कंट्रोल नहीं होता है, नहीं धर के काट कूट के हिला देता है। अरे यार तुमको कहीं पुट करना है तो क्यों तुम इन्हें नौटंकी करोगे, पुट कर दो। अब देखो पुट किए तो कितना अच्छा ही कट जाएगा, है ना। तो पुट करो, उसके बाद काट कुट करो, ठीक है ना। चलो तो लॉग सी नॉट हो गया 0.0025, और सी टी कितना हो गया 0.0025, और इंटू 4/5, तो 4 नीचे, अब 5 कहाँ चला जाएगा ऊपर। ठीक है, अब इतना के बाद पॉज करके तो सॉल्व कर ही सकते हो, कॉन्सेप्ट तो सबको समझ में आ ही गया होगा। अब पॉज करके सॉल्व कर लो, फिर आंसर मिला देना। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, है ना, 2.303 अब बाई 10 हो जाएगा, है ना। अब log 5/4 है, log a बाई बी का प्रॉपर्टी क्या होता है, log a माइनस log b, मतलब log 5 माइनस log 4, log 5 का 0.7 माइनस log 4 का 0.6, तो 0.7 माइनस 0.6 कितना हो जाएगा 0.1, 0.1। ठीक है, देखो कोई कोई ना खाली बस वीडियो देखता है, लिखता है, उसको ना उस हिसाब से दिमाग में मंथन नहीं करता है, याद करने वाला को याद नहीं करता है, प्रैक्टिस करने वाला को प्रैक्टिस नहीं करता है, जिसके कारण से उनको ना आगे समझ में नहीं आता है। जैसे लास्ट क्लास में एक बच्चा मिला, तो वो बताया कि सर हम ना लॉग वाला पूरा वीडियो देख लिए, लेकिन हमको ना लॉग वाला समझ में नहीं आ रहा था। हम उससे पूछे कि log 5 का वैल्यू बताओ, अब 2-3 मिनट सोचा, मुंह पे देख रहा है, कुछ बता ही नहीं रहा है। तो भाई तुम लॉग वाला वीडियो देखोगे, लॉग 1 से 10 तक का वैल्यू नहीं याद करोगे, प्रॉपर्टी नहीं दिमाग में करोगे, और तुम तभी भी आगे भगा भगा के फिर तुम क्वेश्चन देखते रहोगे, तो कहाँ से तुमको क्वेश्चन समझ में आएगा। तो पता नहीं क्या दिमाग में आ गया एकदम पूरा शॉर्टकट वाला कि हाँ कैसे हमको जल्दी से समझ में। अरे यार जल्दी से नहीं होता है जी, आराम से स्टेप बाय स्टेप होता है जी। स्टेप बाय स्टेप तुम आगे बढ़ोगे, खूब जल्दी जल्दी तुमको समझ में आएगा, खूब मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। स्टेप बाय स्टेप नहीं बढ़ोगे आगे, कोई मतलब नहीं रहेगा, फिर तुम देख देख के लिख लोगे, लेकिन क्या फायदा होगा फालतू में। तो वो लिखने का उससे अच्छा है ना देखना जी, क्या मतलब है फिर वैसे लिखने का। तो इसीलिए बहुत जरूरी होता है कि जब हम एक चीज सीखें तो उसको रिवीजन इतना बार किए कि वो मेरा दिमाग में बैठ जाए। और अब जो है ना, इस चीज का बहुत दिक्कत है कि रिवीजन ही नहीं करता है उसको, है ना। एक बार पढ़ लिए, हाँ चलो ठीक है, उस समय कुछ हद तक दिमाग में बैठा लिए, लेकिन बाद में रिवीजन ही नहीं किए। जब अभी log 5/4 आएगा तो log a बाई बी बोलेंगे, log a माइनस, हाँ हाँ ये तो सुने हुए हैं log a माइनस है, फिर log 5 का 0.7, अरे यार तुम सब सुन सुन के लिख लिए, देख देख के लिख लिए, तुम अपने से प्याज किए, तो अपने से भी तो कुछ करो यार। ठीक है, ये कंसेप्ट थोड़ा नया टाइप का था तो चलो ये हम बताएं, लेकिन इसके बाद सॉल्विंग तो अपने करना चाहिए ना, दिमाग में घूमना चाहिए ना कि log 5/4 मतलब log 5 माइनस log 4, log 5 का 0.7 माइनस log 4 का 0.6, तो घट के 0.1 आ जाएगा। अब ये भी अगर तुम्हारे दिमाग में नहीं घूम रहा है तो फिर अच्छा बात नहीं है, फिर तुम पढ़ाई अच्छे से नहीं कर रहे हो, कहीं ना कहीं कमी है, तो उस चीज़ को दूर करना है यार। अगर ऐसा है तो अगर अगर आ रहा है हमको हमको याद है 0.log 5 का वैल्यू, log 4 का वैल्यू, प्रॉपर्टी दिमाग में घूम रहा है, तो फिर बहुत अच्छा बात है। इसका मतलब तुम फिर फॉलो कर रहे हो, बस इसी तरह से रिवीजन करते रहो, फॉलो करते रहो, आगे बढ़ते रहो, अच्छा रहेगा, है ना। लेकिन ये नहीं कि कुछ याद नहीं किए और फिर भी आगे बढ़े जा रहे हैं। अब जैसे सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़े, अब खाली देख रहे हैं, लिख रहे हैं, है ना, कुछ सोच नहीं रहे हैं, तो क्या मतलब। तो सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिख के पढ़ के इतना बात जरूर सोचना चाहिए कि किसी रिएक्शन में एक का कंसंट्रेशन एक्सेस अमाउंट में होगा, और जिसका कंसंट्रेशन एक्सेस अमाउंट में होगा रेट ऑफ रिएक्शन उस पर डिपेंड नहीं करेगा, उसी को सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे। तो ये जब तुम सोच लोगे तभी तुमको ये क्वेश्चन जब पूछेगा तो तुम अप्रोच कर पाओगे। आज जब तुम ये सोचोगे ही नहीं, बस खाली नाम सुन लिए, सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिफिनीशन लिख लिए, ये जान लिए हाँ ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, और सोचे ही नहीं ये बात, तो फिर तुम क्वेश्चन कहाँ बना पाओगे। तो एक बार कंसेप्ट सोचना बनता है, उसको रिवीजन करना बनता है, तब जाके क्वेश्चन पे आदमी अप्रोच करता है, तब क्वेश्चन बना पाता है अपने से, और तब अच्छा लगता है। फिर तुम अभी ये हम बताएंगे तो ये तुम लिख लोगे, फिर तुमको कहीं दूसरा जगह क्वेश्चन आ जाएगा, एनसीईआरटी में आ जाएगा, या और कोई बुक बनाओगे वहां पे क्वेश्चन आ जाएगा, पीवाईक्यू में क्वेश्चन आ जाएगा, तुम नहीं बना पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम कंसेप्ट तो लिए ही नहीं, तुम देख देख के छाप दिए।
तुम कुछ सोचे ही नहीं कि क्या बोला गया इसमें। तो बहुत जरूरी होता है अप्रोच करने आना, ठीक है। चलो भाई, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो 2.303 है ना, इंटू, अरे पॉइंट हटाएंगे तब बाई 10 होगा, तो 10 × 10, 10⁻², तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻², सेकेंड इनवर्स, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है भाई। चलो, तो इसमें हम लोग एक बात से पकड़े कि अरे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है बी का कंसंट्रेशन से, और उसके बाद फिर के स्टेप बाय स्टेप निकाल दिए। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, इसका डिफिनीशन तो सेम जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए लिखे थे जीरो पावर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए लिखे थे फर्स्ट पावर, उसी तरह सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए सेकेंड पावर। तो जिनको याद है पॉज करके अपने से लिखो, फिर देखोगे। जिनको याद नहीं है शर्म करो, अच्छा बात नहीं है, फिर क्यों पढ़ाई कर रहे हो, फिर छोड़ दो यार, कोई मतलब ही नहीं है पढ़ाई करने का, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ऑलरेडी हम लोग डिफिनीशन याद किए हुए हैं, बोले हुए हैं करने के लिए। उसके बाद अगर नहीं करोगे तो फिर क्या फ़ायदा होगा देखने का, है ना। तो चलो लिखते हैं, ठीक है। द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू सेकेंड पावर ऑफ concentration of reactant in the rate law expression is called second order reaction। ठीक है भाई, ये डिफिनीशन हो गया। अब इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। तो जब सम एग्जाम्पल्स फॉर विच द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज फिक्स हम लोग देखे थे, तो उसमें एक एग्जाम्पल देखे थे H2 + I2 से 2HI। तो उसमें क्या रेट लॉ लिखे थे, R = K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ H2 पे पावर 1 और I2 पे पावर 1। तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो लिखते हैं वही एग्जाम्पल, H2 + I2 से 2HI। इसका रेट लॉ लिखेंगे तो R = K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ H2 पे पावर 1 इंटू I2 पे पावर 1। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर का हो गया। अब नीचे में पॉइंट करके लिखोगे, मेथड टू फाइंड CT and T half फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। CT और T हाफ निकालना देखेंगे किसके लिए, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। इससे पहले जीरो और फर्स्ट ऑर्डर के लिए डिराइव किए हुए हैं। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए सबसे पहले तो एक रिएक्शन लेते हैं A से P। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट लॉ क्या लिखेंगे, R = K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ A पे पावर 2। ठीक है, उसके बाद रेट का एक्सप्रेशन लिखेंगे, रेट का एक्सप्रेशन -D कंसनट्रेशन ऑफ A बाई dt इक्वल टू प्रोडक्ट के लिए +D कंसनट्रेशन ऑफ P बाई dt इक्वल टू रेट लॉ K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ A पे पावर 2। अब हम लोग क्या करते हैं, रिएक्टेंट वाला उतारते हैं और रेट लॉ वाला। तो रिएक्टेंट वाला क्या है, -D कंसनट्रेशन ऑफ A बाई dt, है ना, इक्वल टू K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ A पे पावर 2। अब क्या करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ए को सी बोल देते हैं, तो डी सी। कंसंट्रेशन ऑफ ए को सी बोले तो सी का स्क्वायर हो जाएगा, तो इधर मल्टीप्लाई में इस साइड आके डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल टू -K और डी टी डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे, लिमिट दोगे C0, इसका CT, इसका इंटीग्रेशन लिमिट 0 से T। अब बात है इंटीग्रेशन ऑफ 1/c² क्या होगा। तो हम लोग सीखे होंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² कैसे निकालते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² है, x ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा इंटू dx, और x पे पावर n का इंटीग्रेशन पढ़े हुए हैं, x पे पावर n+1 बाई n+1, है ना। तो x पे पावर क्या हो जाएगा, -2 + 1 क्या हो जाएगा, -1 और डिवाइडेड बाई -1, माइनस ऊपर ले जाओ, x पे पावर -1 है तो इसको ये लिखोगे तो -1/x।
तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² क्या -1/x, क्या ये रटने वाला बात है क्या? नहीं, बिल्कुल भी रटने वाला बात नहीं है। मैथ वाले बच्चा तो बहुत डिटेल में देखे होगे, बायोलॉजी वाला बच्चा क्लास 11 में मैथमेटिकल टूल्स जब फिजिक्स में पढ़े होगे तो वहां पे देखे होगे कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² क्या होता है? -1/x होता है। तो उसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ 1/c² क्या हो जाएगा? -1/c। क्या हो जाएगा? -1/c, है ना। और लोअर लिमिट हो जाएगा c0, अपर लिमिट हो जाएगा ct। ठीक, इधर में क्या हो जाएगा? -k इंटीग्रेशन ऑफ dt, t अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट 0, तो t ही रहेगा, तो -kt हो जाएगा, है ना। अब इधर में भी माइनस है, इस साइड में भी माइनस है, दोनों कट जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/c के जगह पे क्या हो जाएगा? ct -1/c0 इक्वल टू kt। यही हो गया सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए ct वाला फार्मूला। तो कोई पूछेगा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए ct वाला फार्मूला बताओ, तो 1/ct -1/c0 इक्वल टू kt। ct क्या होता है? तो कंसंट्रेशन एट टाइम t। c0 क्या होता है? तो इनिशियल कंसंट्रेशन। k क्या होता है? रेट कांस्टेंट। t टाइम होता है। अब हाफ लाइफ का देखते हैं, ठीक है। तो फॉर हाफ लाइफ के लिए ct इक्वल टू क्या होता है? c0/2, है ना। एंड t इक्वल टू क्या होता है? t हाफ। ct क्या होता है? c0/2 एंड t क्या हो जाता है? t हाफ हो जाता है। अब क्या करेंगे? 1/ct के जगह पे क्या रख देंगे? c0/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, -1/c0 इक्वल टू k, और t के जगह पे क्या रख देंगे? t हाफ कर देंगे, ठीक है। अब देखो भाई, 2/c0 -1/c0 क्या हो जाएगा? 1/c0 इक्वल टू k इंटू टी हाफ। टी हाफ को अकेले करेंगे, k इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो टी हाफ इक्वल टू 1/kc0 हो जाएगा, ठीक है। टी हाफ इक्वल टू 1/kc0। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग क्या देख लिए? 1/ct -1/c0 इक्वल टू kt, और टी हाफ इक्वल टू 1/kc0। जब ये बोलेंगे तो बैक ऑफ द माइंड क्या चलना चाहिए? फॉर रिएक्शन ए से पी। सब जगह जीरो ऑर्डर में भी जब याद किए तो फॉर रिएक्शन ए से पी, फर्स्ट ऑर्डर में भी फॉर रिएक्शन ए से पी, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में भी फॉर रिएक्शन ए से पी, ठीक है। जीरो और फर्स्ट ऑर्डर के लिए डेरिवेशन बोले थे कि प्रैक्टिस कर लेना, है ना। बिहार बोर्ड वाले के लिए, सीबीएसई के लिए प्रैक्टिस नहीं करना है उसका भी, लेकिन बिहार बोर्ड वाले को बोले थे कि जीरो और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए डेरिवेशन प्रैक्टिस करना, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन प्रैक्टिस नहीं करना, सीधे डिफिनेशन याद करना, एग्जाम्पल दिमाग में रखना, और फॉर्मूला जो ct वाला है और टी हाफ वाला है ये याद करना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादातर इससे पूछता है, तो फॉर्मूला से क्वेश्चन बन जाएगा, डेरिवेशन का जरूरी नहीं पड़ेगा। हालांकि इसका डेरिवेशन कोई बहुत तगड़ा भी नहीं है, वो दोनों डेरिवेशन जब कर लेंगे तो उसके रेस्पेक्ट में बहुत ईजी है, लेकिन ठीक है नहीं करेंगे, ठीक है। चलो, तो याद रखोगे। अब देखते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन। अच्छा, ये जो जब भी बोलोगे 1/ct -1/c0 इक्वल टू kt और टी हाफ इक्वल टू 1/kc0, बैक ऑफ द माइंड क्या चलना चाहिए? फॉर रिएक्शन ए से पी। देखते हैं इसका क्वेश्चन, ठीक है। रिएक्शन 3a से p दिया हुआ है, इसका रेट लॉ क्या लिखा हुआ है? r इक्वल टू k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ a पे पावर 2। इससे क्या पता चल रहा है कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, और क्या बोल रहा है? फाइंड कंसंट्रेशन एट टाइम t। पॉज करके अपने से बना लो, फिर देखोगे, और बन जाना चाहिए, इजी क्वेश्चन है ना। कंसंट्रेशन एट टाइम t मतलब ct, तो ct का एक्सप्रेशन निकालना है। कौन सा रिएक्शन के लिए? 3a से p के लिए। हम लोग जो याद किए हुए हैं किसके लिए याद किए हुए हैं? a से p के लिए। क्या याद किए हुए हैं? 1/ct -1/c0 इक्वल टू kt। और क्या सिखाए हुए हैं कि ए से पी के लिए यहाँ पे 3a से p था, ए के पीछे 3 लगा हुआ है, तो के पीछे क्या लगा देंगे? 3। यही तो सिखाए हुए हैं। इसी टाइप का जीरो ऑर्डर का 2 क्वेश्चन किए हैं, फर्स्ट ऑर्डर का एगो किए हैं, इस टाइप का सेकेंड ऑर्डर का एगो कर रहे हैं। उसके बाद भी अगर नहीं बना पा रहे हैं अपने से, तो बहुत शर्म का बात है, अच्छा बात नहीं है। मतलब तुम रिवीजन नहीं करते हो, तुम क्वेश्चन को दोबारा रफ कॉपी में प्रैक्टिस नहीं करते हो, ठीक। और अगर बना रहे हो तो अच्छा बात है, ठीक है ना। तो 1/ct -1/c0 इक्वल टू kt, ए के पीछे 3 लगा हुआ है तो के पीछे भी 3 लग जाएगा। दूसरा, टी हाफ पूछ रहा है, हाफ लाइफ पूछ रहा है, तो हाफ लाइफ मतलब टी हाफ क्या याद किए हुए हैं? 1/kc0। ये किसके लिए? रिएक्शन ए से पी के लिए। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 3a से p, तो इसके पीछे क्या लग जाएगा? 3 लग जाएगा। हो गया, यही दोनों आंसर हो गया, ठीक है भाई। चलो,
अब क्या करेंगे देखो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, तीनों पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया। ठीक, अब इतना तक करके खूब अच्छे से पीछे का रिवीजन करेंगे और रिवीजन करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद ना ये बात हमेशा मंथन करेंगे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, तीनों का फॉर्मूला, उस पर बहुत क्वेश्चन पूछता है, चाहे तुम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखो या सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, इस चैप्टर का बोन है एक तरह से, है ना। तो तीनों का फॉर्मूला ना एकदम दिमाग में दौड़ना चाहिए, एकदम इसको मंथन करेंगे अच्छे से कि जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए सी टी इक्वल टू सी नॉट माइनस के टी हाफ इक्वल टू सी नॉट बाई टू के, ये चलना चाहिए दिमाग में, है ना। अगर ये नहीं चल रहा है, थोड़ा सा भी गड़बड़ा रहा है तो बहुत दिक्कत है, क्लियर कट ही चलना चाहिए। बहुत क्वेश्चन पूछे हुआ है इस पे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव तुम देखोगे खूब क्वेश्चन पूछे हुआ है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए सी टी तो क्या चलेगा, सी नॉट माइनस के टी हाफ सी नॉट बाई टू के। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए तीन फॉर्मूला, के इक्वल टू वन बाई टी एल एन सी नॉट बाई सी टी इक्वल टू सी नॉट इंटू ई पे पावर माइनस के टी हाफ इक्वल टू एल एन टू बाई के, उसका वैल्यू 0.693 बाई के। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए वन बाई सी टी माइनस वन बाई सी नॉट इक्वल टू के टी हाफ इक्वल टू वन बाई के सी नॉट। बैक ऑफ द माइंड फॉर रिएक्शन ए से पी, अगर दूसरा होगा तब तो चेंज होगा ना। तो एकदम एकदम ई मंथन करके ही सोएंगे रात में तो बेटर रहेगा। 2-3 दिन इसको मंथन करेंगे ना, खूब अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा, फिर कोई भी पूछेगा ना आराम से क्वेश्चन बनेगा। ठीक, तो 2-3 दिन रात में मंथन करना ही है ही पढ़ने के बाद, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड, तीनों का एक साथ। ठीक है भाई। अब इससे रिलेटेड एक बार होमवर्क दिए हुए एनसीईआरटी का पीछे, है ना। अब इससे रिलेटेड इतना जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, इतना से रिलेटेड जो भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन है वो लिख लोगे, और होमवर्क लिखोगे यहाँ फेयर कॉपी में, और बनाओगे कहाँ, रफ कॉपी में। तो लिख लोगे भाई एनसीईआरटी इन टेक्स्ट 5, 6 और एक्सरसाइज में 8, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 24, 25, ये पूरा क्वेश्चन तुम्हारा जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर में जितना भी चीज़ पढ़े हैं उससे रिलेटेड है एनसीईआरटी का। ठीक है ना। तो जैसे जीरो ऑर्डर पढ़े तो उसमें तो सिंपली दो गो फार्मूला, उसके ग्राफ देख लिए। फर्स्ट ऑर्डर जब देखें तो फर्स्ट ऑर्डर में 3 गो फार्मूला देखें, उसका क्वेश्चन देखें, ग्राफ देखें, फिर उसके बाद टी अल्फा परसेंट का भी क्वेश्चन मिलेगा तुमको, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर एंड हाफ लाइफ का भी क्वेश्चन मिलेगा, है ना, सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का भी क्वेश्चन। तो जितना भी टॉपिक पर है सबसे रिलेटेड क्वेश्चन है, खूब अच्छे से इसको बनाएंगे रफ कॉपी में। ठीक है, चलो भाई, तो नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ना। ठीक है।